स्ट्रक्चर ऑफ द सेल यानी सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब हम। तो यदि आपने अंडर माइक्रोस्कोप देखा होगा, माइक्रोस्कोप से यदि हम किसी सेल को देखते हैं, कोई यूकैरियोटिक सेल है, उसको यदि हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि थ्री फीचर्स ऑलमोस्ट एवरी सेल में हमको दिखाई देंगे। और वो थ्री फीचर्स कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये थ्री फीचर्स हैं जो हमें हर यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देंगे। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में या सेल के अंदर और इंटरेक्शंस होते हैं सेल में अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो इन्हीं तीन फीचर्स की मदद से होते हैं। और वो तीन फीचर्स कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो डायग्राम में भी मैंने बनाकर आपको दिखाया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ये मेम्ब्रेन जो होती है ये सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से या अंदर के कंटेंट जो सेल के होते हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से ही कोई भी मटेरियल जो होते हैं वो सेल के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है इसका मतलब है कि सेल के अंदर कुछ ही मटेरियल्स जो होते हैं वो ही अंदर आ सकते हैं। ये सभी टाइप के सब्सटेंसेस या मटेरियल सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। इस वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ये, और इसका काम क्या है? सेल के अंदर बाहर मटेरियल्स को एंट्री या एग्ज़िट करवाना, यानी इसी की मदद से सेल के अंदर बाहर जो मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया आपको दिखाने के लिए। ये जो आपको दिख रहा है एक मेम्ब्रेन की शेप मैंने बनाई है ग्रीन कलर से, और उसमें आपको देख रहा होगा ऊपर ब्लू डॉट्स एंड रेड डॉट्स बनाए हैं। तो इसमें आप माने कि जो ब्लू डॉट्स जो हैं वो ऐसे मटेरियल हैं जो यूज़फुल मटेरियल हैं सेल के लिए, और जो रेड हैं वो अनयूज़फुल मटेरियल हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? जितने भी ब्लू जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं यानी कि यूज़फुल जो मटेरियल है उन्हें ये मेम्ब्रेन अंदर एंट्री करने देगी। तो इस प्रकार से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर आर पार जाते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो जाते हैं वो कहलाता है डिफ्यूज़न। हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिफ्यूज़न के बारे में, पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। ये देखा गया है कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, जो कि उस सब्सटेंस के हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। ठीक है। यानी कि डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने लगते हैं, इसे डिफ्यूज़न कहते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, इसी तरह की जो इवेंट है या घटना है वो सेल में भी होती है। एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक सेलुलर वेस्ट है और उसको सेल से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होती रहती है, और इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल जो कंसंट्रेशन होता है CO2 का बाहर की तुलना में अधिक होता है। अंदर यानी कंसंट्रेशन है CO2 का वो आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। ब्लू कलर से मैंने CO2 लिखा है और रेड कलर से मैंने ऑक्सीजन लिखा है। एक तरफ है इनसाइड सेल और दूसरी तरफ है आउटसाइड सेल। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की आपको जो लाइंस दिख रही हैं, वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब देखिए सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है जबकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, और बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे ये डिफरेंस आता है कंसंट्रेशन के अंदर, तो CO2 जो होती है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगती है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर जाने लगती है। सेम इसी तरह ऑक्सीजन के साथ होता है। ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर यानी बाहर से अंदर की ओर जाने लगता है। तो इस प्रकार से डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इन गैसेस का एक्सचेंज सेल में होता रहता है।
अब देखिए डिफ्यूज़न में जो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों तरफ इक्वल कंसनट्रेशन नहीं हो जाता। अब देखिए आगे कि क्या होगा यदि किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिसमें शुगर और साल्ट, नहीं या तो शुगर है या साल्ट है, यानी शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग अब 3 टाइप के सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे, 3 घटनाएं होंगी या 3 टाइप के सॉल्यूशंस हम लेंगे। एक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन और फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यदि हायर वाटर कंसंट्रेशन है मीडियम में, यानी सेल को इस ऐसी सेल को ऐसे मीडियम में रख दिया या ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है, और किसी भी घुले हुए पदार्थ की जो आपने घोला है, शुगर है या सॉल्यूशन है, कोई भी सब्सटेंस है जो आपने घोल रखा है पानी में, उसकी मात्रा कम है। ठीक है, यानी कि वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के बाहर और जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम है सेल के अंदर, तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो जाएगा, यानी पानी जो होगा वो सेल में एंट्री करेगा, यानी ऑस्मोसिस हुआ। और ऐसा करने से जब जो सेल होगी वो स्वेल हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर भी जा रहे हैं बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर जा रहे हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, सेल से बाहर भी पानी जा रहा है, सेल से अंदर भी पानी जा रहा है, लेकिन जो पानी अंदर जा रहा है उसका मूवमेंट ज़्यादा है अंदर की तरफ, इसलिए सेल फूल जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों में इक्वल होगा, इसलिए जितना पानी बाहर जा रहा है उतना पानी ही वापस अंदर भी जा रहा है। तो ऐसे में सेल जो होगी वो वैसी ही रहेगी जो पहले के साइज की थी, सेम साइज की रहेगी। ठीक है, उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यदि लोअर कंसंट्रेशन है पानी का मीडियम में और सेल में पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सेल के अंदर, हायर कंसंट्रेशन है वाटर का, हायर कंसंट्रेशन है वाटर का, और बाहर कंसंट्रेशन कम है। और ऐसा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे मान लो मीडियम जिस पानी में आपने सेल को रखा हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन है वो, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा कम है और सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से जो कि सेल के अंदर है लोअर कंसंट्रेशन की ओर चलने लग जाएगा जो कि सेल के बाहर है, तो पानी बाहर निकलने लग जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा कि सेल के बाहर पानी जाने से सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी। आगे है कि भाई मोस्ट प्लांट सेल्स और यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी उनमें ऑस्मोसिस के थ्रू पानी उनमें एंटर करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, यानी कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, वही घटना होती है कौन सी, ऑस्मोसिस की। तो इस प्रकार से डिफ्यूज़न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गैसों के और पानी के एक्सचेंज के लिए सेल के अंदर। और इसके साथ साथ द सेल आल्सो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, यानी उसको पोषण मिलता है अपने एनवायरनमेंट से। अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू, और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही जो सेल होती है अपने फूड को एनगल्फ करती है या किसी दूसरे मटेरियल को, और इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने फूड को इसी प्रोसेस के थ्रू लेता है।
आगे है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये तो बता ही दिया आपको कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्रोटोप्लाज्म की, जो सेल में पाया जाता है। सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बाहर से घेरे रखने वाला स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी जो थिकनेस होती है वो 75 to 105 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। ठीक है। तो उसके बाद है 3 लेयर्ड, ये ट्राई लैमिनर कवरिंग है ये, ठीक है, जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। प्लांट सेल जो होते हैं जो उनमें जो एक नॉन लिविंग कवरिंग पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है। सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन जैसे पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये बहुत मेन अंतर है कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, आउटर कवरिंग है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब सेल वॉल प्लांट सेल को क्या करती है, एक फिक्स शेप देती है, एडिशनल प्रोटेक्शन देती है।